पूरा देश भाजपा गृह युद्ध की तरफ ढकेल रही है। उत्तर वर्सेस दक्षिण, मुसलमान वर्सेस हिंदू, हिंदू वर्सेस ईसाई, देशभक्त भाजपाई वर्सेस देशद्रोही अन्य, यानी जो भाजपाई नहीं है वो सारे देशद्रोही। लेकिन एक पूरा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एक पूरा तरीका दिखाई दे रहा है कि चुनाव से पहले, वैसे तो साल भर चलता है, लेकिन चुनाव से पहले मुसलमानों के डीह्यूमनाइजेशन या फिर आप ये कहें कि मुसलमानों के खिलाफ तमाशे खड़े करके और किसी तरह से वोट जो एक साथ वोट जुटाने का मामला होता है, ध्रुवीकरण का मामला होता है, वो लगातार किया जा रहा है। और ये सिर्फ चुनावी मामला नहीं रहा है, ये मामला अब सीधे सीधे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। डीह्यूमनाइजेशन सिर्फ मुसलमानों का नहीं, कुकीज का मणिपुर में हो रहा है, आसाम में जो मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं उनका हो रहा है, और जो भाजपा के खिलाफ बात करते हैं या मोदी रिजीम के खिलाफ बात करते हैं उनका डीह्यूमनाइजेशन चल रहा है। आपको कहीं नरेंद्र मोदी डरे हुए लग रहे हैं? क्योंकि बंगाल चुनाव के पहले जिस तरह से डिलिमिटेशन वाला लाया गया, उसको महिला आरक्षण से जोड़ के प्रचारित किया गया, उसके बाद जो उन्होंने एक 29 मिनट बोला उसमें 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, और बंगाल जैसी जगह पर महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देंगे इसकी बात कर रहे हैं, जबकि बंगाल में पहले ही ममता खुद मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा उनके यहाँ अगर आप देखेंगे तो सांसद महिलाएं हैं, बाकी जगह रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। वहीं बीजेपी को आप देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन के मामले में वो सबसे पीछे है। कि मोदी डरे हुए हैं, इससे हमें क्या लेना देना, वो डरे रहे, लेकिन मोदी जी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। उनकी कोई इंटेलेक्चुअल या साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी होती है और देश चलाने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए वो खो चुके हैं। ही इज लॉस्ट। वो बस एक कठपुतली की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर, ग्लिसरीन और कैमरा, ये तीन किरदार उनके साथ ना हो तो मोदी जी है ही नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है उसके आधार पर बंगाल चुनाव में क्या लग रहा है आपको? बंगाल एक अलग मानसिकता वाला प्रदेश है और वो इतना मोह माया में पड़ गए बंगाल के कि बोले कि बंगाल में मैं एक भाड़े का क्यों ना हो घर लेकर रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग इन चीजों को पूछते ही नहीं। वहां एक आंदोलन शुरू हुआ है, मालूम है आपको? वो आंदोलन क्या है? आपका वोट उन लोगों की तरफ से जिनका वोट SIR में काटा गया, ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं। आप सोचिए ये कितना इमेजिनेटिव आंदोलन ये है, पोस्टर है। आपका वोट उनके नाम जिनका वोट काटा गया, और लोग उसको पूरी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर। आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ आए हैं राजू भाई। बीच में गले की समस्या थी, स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं थी, तो हमने भी कहा कि पूरा आराम कर लीजिए, फिर पूरी ताकत के साथ लौट के आइए। राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको फिर अपने साथ यहाँ स्क्रीन पर देखकर। थैंक यू। तो देश में बंगाल चुनाव चल रहा है और चुनाव ही चुनाव इस देश में वैसे भी चलता रहता है। दुनिया के लीडर्स परेशान हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या होगा। हमारे लीडर परेशान हैं कि 10 रुपए की झालमुड़ी में प्याज डालना है कि नहीं डालना है। आसाम से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की मणिपुर से खबरें आ रही हैं, वो सब कोई बताने की बात नहीं है। आप जानते हैं बातचीत में भी वो बातें आएंगी। लेकिन एक पूरा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एक पूरा तरीका दिखाई दे रहा है कि चुनाव से पहले, वैसे तो साल भर चलता है, लेकिन चुनाव से पहले मुसलमानों के डीह्यूमनाइजेशन या फिर आप ये कहें कि मुसलमानों के खिलाफ तमाशे खड़े करके और किसी तरह से वोट जो एक साथ वोट जुटाने का मामला होता है, ध्रुवीकरण का मामला होता है, वो लगातार किया जा रहा है। और ये सिर्फ चुनावी मामला नहीं रहा है, ये मामला अब सीधे सीधे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दो उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण TCS का, जिस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। निदा खान का नाम आया, उसको HR का हेड बता दिया गया, बाकायदा नेशनल टीवी चैनल पर उसको HR का हेड बताया गया, जबकि वो लड़की सेल्स गर्ल थी, सेल्स में थी, वो टेलीकॉलर थी। और उसको पूरा ऐसा तमाशा खड़ा किया गया जैसे कि TCS के अंदर पूरा धर्मांतरण का मामला चल रहा हो। बहुत सारे जो तथ्य दिए गए वो बाद में गलत साबित हुए। TCS ने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास आई ही नहीं थी। दूसरा मामला लेंसकार्ट, आप सब जानते हैं, बड़ी कंपनी है, चश्मे बनते हैं, अफोर्डेबल चश्मे बनते हैं। वहां से वीडियोस और तस्वीरें आई कि बजरंग दल के लोग और भाजपा के लोग वहां पर जाकर तिलक लगा रहे हैं और किस किस तरह का तमाशा कर रहे हैं। ये सिर्फ दो एग्जाम्पल हैं, और जितनी देर में मैंने इन दो एग्जाम्पल्स का जिक्र किया है, कोई तीसरी घटना देश में हो गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरा जो तमाशा चल रहा है वो सारी दुनिया में न केवल हमें विलन बना रहा है, बल्कि एक देश के रूप में हमको लगातार कमजोर कर रहा है। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं, मेरी 20 मिनट की आदत है, अगर मैं बोलता रहूंगा तो। राजू भाई, बिना किसी सवाल के हमेशा की तरह आपका टेक, उसके बाद
सवाल जवाब की बात करेंगे। देखिए सर, डीह्यूमनाइजेशन सिर्फ मुसलमानों का नहीं, कुकीज का मणिपुर में हो रहा है। आसाम में जो मतदाताओं के नाम कटे काट काट दिए गए हैं उनका हो रहा है। और जो भाजपा के खिलाफ बात करते हैं या मोदी रिजीम के खिलाफ बात करते हैं, उनका डीह्यूमनाइजेशन चल रहा है। अब मुसलमानों का जो डीह्यूमनाइजेशन है, और ये इनको मानवता के गुनहगार मानना चाहिए, ज्ञानेश गुप्ता और बाकी सारे लोगों को। और ये जो बजरंग दल है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी जो है, इसके आगे जाकर एक बात आप समझिए कि हमारे सेना में सेना के लोग अब पश्चिम बंगाल की इलेक्शन में डिप्लॉय हुए हैं। ये हाँ, वो एक खतरनाक। तस्वीर आई थी। मैं हाँ, चाहूंगा एडिटर साहब ये तस्वीर जरूर दिखा दीजिएगा। वो एक मीटिंग चल रही थी जिसमें बीएसएफ के हेड, सीआईएसएफ के हेड, जितनी भी हमारे यहाँ इस तरह की एजेंसी है, सबके हेड बैठे हुए थे। और मुझे लगा कि कोई सेमिनार वगैरह चल रहा होगा, पता चला ये बंगाल चुनाव के लिए आए हुए हैं। ये तस्वीर अपने आप में डराने वाली है। आपने वो देखा होगा जिस तरह से ईरान के मामले में, ईरान हमारा पुराना दोस्त है, वो कहने कहलाने वाला एक आर्या, जिस तरह से इजराइल के बारे में बात करते वक्त ईरान के ऊपर बोल रहे थे, उससे हमारे विदेश नीति और विदेश मंत्रालय और विदेश के लोग, हमारे देश के दोस्त हैं, उनके साथ जो हमारे रिश्ते बन रहे हैं उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर यह स्थिति सिर्फ मुसलमानों के लिए या कुकीज के लिए या मणिपुर के लिए या असम के लिए या वेस्ट बंगाल के लिए खतरनाक नहीं है। पूरा देश भाजपा गृह युद्ध की तरफ ढकेल रही है। उत्तर वर्सेस दक्षिण, मुसलमान वर्सेस हिंदू, हिंदू वर्सेस ईसाई, फिर देशभक्त भाजपाई वर्सेस देशद्रोही अन्य, यानी जो भाजपाई नहीं है वो सारे देशद्रोही। तो ये सारी जो बातें हैं, ये बातें झूठ पर बेसिस है, और प्रोपागंडा पूरी तरह से इजरायली बोर्ड्स और इजराइल 70% इजरायली बोर्ड्स लगाकर हो रही है। तो वी आर हमें आजादी चाहिए तो इजराइल से आजादी चाहिए। इजराइल ने ब्लैकमेलिंग का टेक्निक यूज करके, यानी देश के मुखिया को ब्लैकमेल करके उसको गवर्नर जनरल बना देना है अपने देश का, और फिर वो देश को इजराइल के हिसाब से चलाएगा। ये मॉडल अपने यहां चल रहा है। वो मॉडल जब तक खत्म नहीं होता तब तक देश आजाद नहीं होगा। तब तक रूल ऑफ लॉ जो भारत में पहले था, अब मुरली मनोहर जोशी ने खुद कहा है, भारत को अपने आप को विश्वगुरु कहने का कोई हक नहीं है। भारत विश्वगुरु था, अब नहीं है। ये बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के मुरली मनोहर जोशी का खुद का बयान है। आप वीडियो लगा सकते हैं अपने चैनल पे। तो हम जो विश्वगुरु नहीं रहे, अब हम अर्थव्यवस्था में भी छठे स्थान पर आए, हालांकि स्टैटिस्टिक झूठ देने के बावजूद। तो आप मैं मुझे मुझे कभी नहीं ये समझ में आया, रूस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या कोई भी देश यानी चीन हो, हिंदू मुसलमान या उनके जो बहुसंख्य लोग हैं, और मुसलमान या ईसाई, इनके आपस में झगड़े लगाकर कैसे देश प्रगति पथ पर जाएगा? ये देशभक्ति का लक्षण नहीं है। ये किसी अन्य देश के लिए हो रहा है। वो हमारे देश के खिलाफ, अर्थनीति के खिलाफ है, जो हमारे देश को एक कठपुतली बना के रखना चाहते, गुलाम बनना चाहते और दरिद्री बनाना चाहते हैं। ये इजराइल का जो पूरा कारनामा है, इसको अमली जामा बीजेपी आरएसएस पहना रही है। ये इसका सार है। लेंसकार्ट और वेस्ट बंगाल में जो सेना पहुंची वो, या फिर असम में जो हो रहा है, टीसीएस में जो हुआ, या आप रास्ते पर देख रहे हैं बूढ़े आदमी को, मुस्लिम है तो भिखारी को भी मार रहे हैं, मुस्लिम भिखारी दिखा तो भी उसको मार रहे हैं, बूढ़े आदमी को मार रहे हैं, अपाहिज आदमी की जो कुर्सी है उसको लात से उड़ा रहे हैं, औरत को उसके हिजाब को लेकर या बुर्खा को लेकर खींच के वो करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, उसका मॉलेस्टेशन करते हैं, और मौका मिले तो रेप भी करते हैं। ये ओरिजिनल थियरी सावरकर की है। आपके यवनों के प्रति रेप ना करना आपका सद्गुण विकृति है, ये सावरकर ने लिखा है। लेकिन अब जो हम लोग कर रहे हैं, हमारे देश में जो हो रहा है, वो ट्रेंड बाय इजराइल एंड इंस्ट्रक्टेड बाय इजराइल स्पेसिफिकली। हमें इजराइल के अंडर, यानी देश की सत्ता मोदी रिजीम के पास रहनी है तो उनको इजराइल की सुननी है। इजराइल की सुननी है तो ये सारा
मामला बिगड़ाना है और देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेल देना है। ये हो रहा है। हम एक मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली सफोकेशन जो आपको हमको हो रहा है, वो हम मानसिक रूप से गाजा ही जी रहे हैं। हम गाजा में जी रहे हैं सर। बस मैं वो एक सेकंड रोकूंगा राजू भाई। इसी चीज से जोड़ते हुए, लेकिन इन सबके साथ आपको कहीं नरेंद्र मोदी डरे हुए लग रहे हैं? क्योंकि बंगाल चुनाव के पहले जिस तरह से डिलिमिटेशन वाला लाया गया, उसको महिला आरक्षण से जोड़ के प्रचारित किया गया, उसके बाद जो उन्होंने एक 58 कितना 29 मिनट बोला, उसमें 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, और बंगाल जैसी जगह पर महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देंगे इसकी बात कर रहे हैं, जबकि बंगाल में पहले ही ममता खुद मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा उनके यहाँ अगर आप देखेंगे तो सांसद महिलाएं हैं, बाकी जगह रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। वहीं बीजेपी को आप देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन के मामले में वो सबसे पीछे है। तो ऐसा लग रहा है आपको कि बंगाल में सारा नाटक करने के बाद, सारा कुछ कहने के बाद, घुसपैठिया उसपैठिया सबके बाद, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? कहीं वो डर दिखाई दे रहा है उनको? देखिए, कायर तो वो पहले से है, डरे हुए तो पहले दिन से है। जिस तरह से उनकी सुरक्षा को लेकर वो सचेत रहते हैं, आप देखिए राहुल जी या राजीव जी होते थे, इंदिरा जी होती थी, लोगों में मिलते थे, चाहे शहीद हो गए, नेहरू मिलते थे, वैसे मोदी जी नहीं मिलते। मोदी जी नहीं, और जनता के बीच, कल तो गए थे झालमुड़ी खरीदने के लिए। नहीं वो तो आदमी बिठाया गया था सर। वो आदमी पहले उसको नंगा करके चेक किया गया होगा। झालमुड़ी भी इधर से गई होगी और वो सब चेक करके दी गई होगी। सवाल भी लिख के दिया गया होगा कि प्याज खाओगे क्या, ताकि प्याज खाना गलत है ये भी एक संदेश उसमें दिया गया। और मोदी जी ऐसा नहीं मानते। मोदी जी सबको लेकर साथ चलना चाहते, इसलिए वो प्याज खाते हैं। ये सारा संदेश उससे देना चाहते थे। और और दिमाग नहीं खाते, उन्होंने कहा दिमाग नहीं खाते हैं, और उसके बाद जो है वो 29 मिनट का भाषण भी दिया। हाँ, वो उसमें हाँ, तो बात ये है कि मोदी जी डरे हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोदी डरे हुए हैं, इससे हमें क्या लेना देना, वो डरे रहे। लेकिन मोदी जी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। उनकी उनकी कोई इंटेलेक्चुअल या साइकोलॉजिकल जो एक इंटीग्रिटी होती है और देश चलाने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, वो खो चुके हैं। ही इज लॉस्ट। वो वो बस एक कठपुतली की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर, ग्लिसरीन और कैमरा, ये तीन किरदार उनके साथ ना हो तो मोदी जी है ही नहीं। या मोदी रेजिम नाम की कोई चीज ही नहीं है सर। आज के तारीख में इस देश पर सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर, ग्लिसरीन और कैमरास राज कर रहे हैं। इजराइल वहां से राज कर रहा है, बाकी ये तीन, और बाकी सबको ट्रेनिंग देके नफरत फैलाई जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था अपने इतने हद तक चरमरा गई है, इसके रिजल्ट्स आपको 2 महीने में दिखेंगे हर रास्ते पे। उत्तर और दक्षिण का एक बाकी था, वो भी उन्होंने झगड़ा शुरू करा दिया परसों संसद में। तो आप समझिए कि अब इस देश को अगर बचाना है, तो मैंने कई बार बोला है, अब ये कितने बार बोलूं मैं, कि मोदी और मोदी की जो सारी उनकी मंडली है, उनको हटाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। आप 2029 तक इंतजार करेंगे तो तब तक देश बर्बाद हो जाएगा। बंगाल चुनाव पे मैं स्पेशली आपसे चाह रहा था कि बंगाल चुनाव पे थोड़ी बात हो, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। ना आप बंगाल गए ना मैं जा पाया, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है उसके आधार पे बंगाल चुनाव में क्या लग रहा है आपको? देखिए, बंगाल चुनाव में ना हम पहुंचे ना आप पहुंचे, लेकिन मयूर जानी साहब पहुंच गए हैं। 10 दिन वो वहां थे, मयूर कल भाई रात पहुंचे हुए 12 हैं, बजे बिल्कुल उनका बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फोन आया था बिल्कुल उनका, आज बिल्कुल, हाँ। वापस आ रहे हो। हम्म। तो उन्होंने जो मुझे हम्म। कहा, उन्होंने कहा देश की जो मानसिकता है, हम्म। उसमें जो हिंदू मुस्लिम और ये सारी जो बातें बाकी है आती है, जो मोदी और भागवत फैलाते हैं और बजरंग दल हम्म। वगैरह, बंगाल एक अलग मानसिकता वाला प्रदेश है। और वो इतना मोह माया में पड़ गए बंगाल के, कि बोले कि बंगाल में मैं एक भाड़े का क्यों ना हो घर लेकर रहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ के लोग इन चीजों को पूछते ही नहीं। वहां एक आंदोलन शुरू हुआ है, मालूम है आपको? वो आंदोलन क्या है? आपका वोट उन लोगों की तरफ से जिनका वोट एसआईआर में काटा गया, ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं। आप सोचिए ये कितना इमेजिनेटिव आंदोलन ये है, पोस्टर है। आपका वोट उनके नाम जिनका वोट काटा गया।
और लोग उसको वो पूरी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सर, बंगाल में अगर ईवीएम या इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो बीजेपी को 60 से 70 आना भी मुश्किल है। और अभिषेक बैनर्जी ने जो अमित शाह को आह्वान यानी चैलेंज दिया है, वो वाकई खोखला नहीं है। उन्हें मालूम है उनका बंगाल क्या है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अ, इसके आगे जाकर प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगी, क्योंकि उनमें जो लोहा है वो बाकी किसी नेता में इतना साबित करने वो नहीं कर पाया है। एम के स्टालिन के साथ ममता बनर्जी भी इसमें शामिल रहेगी। मोदी सत्ता में रहने की जो उनकी जो एक लिमिट थी वो पार कर चुके हैं। जो मुरली मनोहर जोशी का बयान आया है ना, उससे आपको पता चलता है जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किशोर, जिस उसमें सच है या झूठ है हम लोग छोड़ देते हैं, जितनी बेबाकी से वो लोग बात करने लगे हैं, तो आप समझिए एक बड़ा संगठन उनके उन्हीं में उनके पीछे है। अब मुरली मनोहर जोशी भी आगे आ गए। अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये सत्ता जाएगी, लेकिन इनको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। ये वॉर क्रिमिनल जैसे इनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके थे, तो इनको न्यूरेमबर्ग जैसी ट्रायल इनकी होना बहुत जरूरी है, और वो हुई नहीं। देखिए, अब स्वामी जी या मधुकिश्वर जो कह रहे हैं वो सच है झूठ है हम नहीं जानते, और ना हम उस पर कोई टिप्पणी करेंगे, क्योंकि हमारे ना उनसे संबंध है ना जो उनके पास बिल्कुल नहीं, सबूत है वो बिल्कुल नहीं, हमारे पास है। बिल्कुल लेकिन लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर वही बात जो मधुकिश्वर कह रही हैं या स्वामी कह रहे हैं, ये बात मान लीजिए किसी सत्ता विरोधी ने कहा होता, ये लोग तो भाजपा के ही हिस्सा हैं एक तरह से, एकदम करीबी लोग, अंदर के लोग हैं, अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा होता तो अभी वो जेल में होता, उसके खिलाफ जाने कितने कितने केस हो गए होते। प्रधानमंत्री का कार्टून लगाने के लिए लोग जेल में गए हैं, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ लिख देने के लिए लोग जेल में गए हैं। तो अगर इतनी सारी बातें कोई और कर रहा होता तो वो जेल में होता। ये लोग इतना सब कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मधुकिश्वर अलग अलग जगह जाकर इंटरव्यू दे रही हैं, किसका किसका नाम ले रही हैं, उसके बावजूद उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं भारत यही का यही नागरिक मेरा होने के मुद्दा है। नाते, हाँ, यही मैं मेरा भारत मुद्दा का है। नागरिक होने के नाते सरकार से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को इस तरह से बदनाम जिस तरह से वो कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है, ये अजीबोगरीब आश्चर्यजनक बात है। तो बंगाल का आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में इन सब के बावजूद जितना इन्होंने किया है, मेरे पास भी जो इनपुट्स आई हैं, जो दोस्तों से बात हुई है बंगाल के इनके समर्थक और इनके विरोधी दोनों से, उससे यही लग रहा है कि बंगाल में दाल बहुत गलती हुई दिख नहीं रही है। मतलब मछली खाने को कोई मछली लेके निकल रहा है, कोई कुछ निकल रहा है। वो आसाम का मुख्यमंत्री जाके कह आया मैं उनसे 2 किलो ज्यादा मीट खा सकता हूं। तो भाई जब इतने मीट खोर हो तो इतने नाटक क्यों, अपने यहाँ क्यों इतने सारे नाटक करते हो, मुसलमानों को इतना परेशान क्यों करते हो मीट खाने के लिए, वगैरह वगैरह। विपक्ष को लेकर मैं एक बात करना चाहूंगा। आज हम लोग बहुत दिनों बाद बैठे हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बीच में भी आई, करने का मन हुआ लेकिन आप थे नहीं अवेलेबल। विपक्ष के पूरे परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, अच्छी बात है कि वो बिल संसद में गिर गया, सब लोगों ने एक होकर वोट दिया, लेकिन जिस तरह से नुक्ता द नुक्ता जवाब देना चाहिए था, जिस तरह से एक एक पॉइंट जनता के सामने क्लियर करना चाहिए था, भाई अगर वो लाइव आकर 8:30 बजे बोल सकते हैं तो 9:30 बजे आप भी लाइव आकर बोल सकते हैं। तमाम जो यूट्यूब चैनल्स हैं और बाकी सब हैं उनसे अपील कर सकते हैं कि भाई लाइव चलाओ, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन वो गोल गोल घुमा के बात खत्म हो जाती है। अभी तक मुझे विपक्ष डिफेंस में हमेशा दिखता है, ऑफेंस में बहुत कम दिखाई देता है, जो जो विपक्ष की खूबी होनी चाहिए। ये मेरा हमेशा कहना है कि हमारा विपक्ष अगर सक्षम होता, पावरफुल होता, तो हंगेरी, नेपाल, श्रीलंका जैसे हम अभी तक इस गुलामी से, इजराइल की गुलामी से मुक्त हुए होते। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, जो कमजोरी पहली बार हमें दूर होती दिखाई दी जब डिलिमिटेशन के बिल के खिलाफ जब वोटिंग हुई, वो एक नहीं हो रहे थे और अनुशासित नहीं थे। वो इस बार हुआ, तब आपने रिजल्ट देखा। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसके बाद विपक्ष को अपनी रणनीति और अपनी सोच समझ दोनों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रकार की, हर किस्म की हाथकंडे अपनाकर अमित शाह और मोदी अपनी सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सत्ता खोने के बाद उनकी जगह जेल में होगी। और ज्ञानेश गुप्ता ने अपने
कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होने की चरम सीमा पार कर दी गई है। तो आप समझते हैं कि ये लोगों की स्टेक पे लगी हुई है, दांव पे लगा हुआ है एग्जिस्टेंस। सत्ता उनका एग्जिस्टेंस का एकमेव माध्यम है। इसे वक्त पर विपक्ष को पूरी तरह से दरवाजे और दीवारें खोल देनी चाहिए, और वो विपक्ष अभी तक नहीं कर रहा है। मुझे आशा है कि अब आने वाले टाइम में करेगा, क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है, जो आसाम में हो रहा है, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो लेंसकार्ट में हुआ, जो टीसीएस में हो रहा है, रास्ते पर हो रहा है, जुर्म हो रहा है, मुसलमानों पे हो रहा है, कुकीज पे हो रहा है, आदिवासियों पे हो रहा है, पेड़ों पर हो रहा है, जल पर हो रहा है, जंगल पर हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है, बैंकों पे हो रहा है, बैंकों की लूट चल रही है सर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो रोकने के लिए विपक्ष को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जनता विपक्ष के खिलाफ लड़के आगे सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ेगी। अब आखिरी सवाल तो महाराष्ट्र पे ही पूछना पड़ेगा। आपने एक पोस्ट किया था ट्विटर में जिसमें एक ऑफिसर, जो आपने बताया था कि फडणवीस के बहुत करीबी है, वो जिस भाषा में बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है या गुंडा है या क्या है। सम जायसवाल करके था लीडर, आपको याद होगा वो। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो आखिरी सवाल वही मराठी में पूछ लेता हूं। महाराष्ट्रात काय चलते है? सर क्या चल रहा है महाराष्ट्र आपके महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में सर, ये एक अधिकारी की बात नहीं है, हर अधिकारी यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है सर। ये हिंदुत्व का पेड़ा खा चुके हैं सब लोग, और उनको लगता है हम्म। ये कन्वीनियंट है उनको लगता है ये सत्ता बदलेगी तो फिर वो सेक्युलर बन जाएंगे। लेकिन ये बदलाव ऐसा नहीं है, अब इस टाइम में ये नहीं होगा। ये व्यक्ति जो जिसका जिक्र किया, उसके पीछे ईडी लगी थी, अनअकाउंटेड उसका बहुत सारी संपत्ति मिली, धन मिली। वो स्नेहा आशा नाम की एक संस्था चलाता है। वो कैसे चलाता है, किसके पगार से चलाता है, क्या उसमें सलमान खान से लेके निरंजन हिरानंदानी तक सब आ जाते हैं। और उसकी जो भाषा थी और उसमें जो उत्साह था, वो एक बहुत बड़े क्रोनी के सपोर्ट की, क्योंकि मोतीलाल नगर एक क्रोनी ने खरीद लिया है, तो वो उसके सपोर्ट, और ऊपर से ये शाह मोदी रेजिम का सपोर्ट, उसका पूरी तरह से उसको अहंकार उसमें फूल गया था। तो वो खुद जाके गिड़गिड़ाता है, वहां पर ईडी में गिड़गिड़ाया था। इसके ऊपर एलओसी लगी थी, इसको एयरपोर्ट से वापस भेजा था जब इसकी इंक्वायरी चल रही थी। तो ऐसे आदमी को, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीए हिंदी है, अब हम्म। आईएएस भी कैसे हुआ वो देखना पड़ेगा इस देश में, क्योंकि सर्टिफिकेट का बहुत गड़बड़ है। तो तो ये सब आप पकड़ के आप समझिए कि ये एक टपोरी आदमी जैसा, या शार्प शूटर होते थे वैसे पहले गैंगस्टर्स के, वैसे जो आईएएस अधिकारी बात कर रही है, यहाँ पर एक आईएएस अधिकारियों की एक बहुत महान परंपरा रही है महाराष्ट्र में। उसको उसने कालिक पोती, लेकिन ये उसका अपना दम नहीं है। ये उसको डायरेक्ट ऊपर से मोदी, शाह और यहाँ के जो क्रोनीज है मुंबई के दो, उनकी तरफ से मिला हुआ है। तो देखिए, ऐसा है कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। तो यही लोग हैं और यही अधिकारी है। आप दोनों की जगह बदलते हुए भी देखेंगे, जैसे हम और आप आरएसएस के मुख्यालय में दिल्ली में आइसक्रीम खाने के लिए बैठेंगे। जी। तो बहुत दिनों बाद राजू भाई से बात हुई। अब ये लगातार हर हफ्ते हम कम से कम कोशिश करेंगे लगातार बात करते रहें। दो तीन बातें कहकर मैं खत्म करूंगा कि चीजों को बहुत गौर से देखना कई बार बहुत जरूरी होता है। बहुत आसान होता है कोई एक खबर उठाना और उस पर ढेर देरों तक बात करना, चिल्लाना, चीखना, रैंट करना। लेकिन रोग के लक्षण को समझना कि देश के अंदर हो क्या रहा है, वजह क्या है। जैसे एक एक्स आर्मी ऑफिसर का ये कहना कि इजराइल के ऑफिसर्स हमको ट्रेन कर रहे हैं, हमारी आर्मी को, और वो डीह्यूमनाइज करना सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी ही जनता को मनुष्य समझो ही नहीं, इंसान समझो ही नहीं। और जैसे वो गजा के लोगों को नहीं समझते, जैसे वो बाकी लोगों को नहीं समझते, और वो हमारी पूरी सोच को बदल रहा है। किस तरह से आप बंगाल में देखते हैं, और भी स्टेट में चुनाव होता है, लेकिन इस तरह से बीएसएफ, सीआईएसएफ, सबके सीआरपीएफ, सबके चीफ बैठे हैं, सामने ऑफिसर्स बैठे हैं और वो फोटो बाकायदा आती है, इस तरह से कभी दिखाई नहीं देता। या चुनाव आयोग ट्वीट करता है कि अब तृणमूल के गुंडों का राज नहीं चलेगा। ये क्या बात होती है? आप चुनाव आयोग हैं, आपके लिए सब बराबर होना चाहिए।
तो ये दरअसल पूरे सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ने फोड़ने और बदलने का मामला है। और डीलिमिटेशन एक और नया झगड़ा लगाने का, और आप ये समझिए कि साउथ और नॉर्थ के बीच अगर झगड़ा लगता है तो ये कितना भयानक होगा, देश तोड़ने वाला होगा, ये आप समझ सकते हैं। ये लगाने की कोशिश थी। इन लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है। बाकी चुनाव में क्या होता है क्या नहीं होता है, जो साथी वहां पर हैं, जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उसी से हम भी अंदाजा लगा रहे हैं, इसलिए कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि ममता दीदी के पास पहुंचने के लिए दिल्ली अभी दूर है। आज के लिए इतना ही। आगे भी हम लगातार बात करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू सर।